अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो हमने चैप्टर 2 का लास्ट पोर्शन सॉलिड स्टेट लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम उसका एक और टॉपिक पढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। पहले टाइप ऑफ सॉलिड था, फिर अब सॉलिड में क्रिस्टल आया, अब क्रिस्टल के टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स जो हैं वो हमारे पास 4 हैं। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स: एटॉमिक क्रिस्टल्स या मेटेलिक क्रिस्टल्स, आयोनिक क्रिस्टल्स, कोवेलेंट क्रिस्टल्स और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। तो हेडिंग देते हैं हम हमारा आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, क्रिस्टल्स की कितनी टाइप्स हैं? 4। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स ऑन द बेसिस ऑफ। अब देखो, जहां भी डिवीजन होगी कोई ना कोई बेस होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग और नेचर ऑफ फोर्सेस। बॉन्डिंग और नेचर ऑफ फोर्सेस के हिसाब से 4 टाइप्स हैं। एक एटॉमिक क्रिस्टल, दूसरा आयोनिक क्रिस्टल, तीसरा कोवेलेंट क्रिस्टल, चौथा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। ठीक है, समझ में आई बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? तो ये क्रिस्टल्स की कितनी टाइप्स हैं? 4। एटॉमिक क्रिस्टल, आयोनिक क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। एटॉमिक क्रिस्टल जो है ये बनाते हैं एटम्स। किसके एटम्स? मेटल्स के। तो इस वजह से इसका दूसरा नाम मेटेलिक क्रिस्टल भी है। ठीक है, तो हम हेडिंग देते हैं नंबर 1, एटॉमिक क्रिस्टल। एटॉमिक क्रिस्टल कौन बनाता है? फॉर्म्ड बाय एटम्स ऑफ मेटल्स, हेंस it is known as metallic crystal। इसे metallic crystal कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि मेटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। मेटल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री, तो वो जो फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या बना देते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पूल बना देते हैं, या इलेक्ट्रॉन गैस बना देते हैं, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना देते हैं। तो इससे क्या होगा? एक किस्म की अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, किसमें? नेगेटिव पूल में और पॉजिटिव चार्ज में। तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को क्या कहा जाएगा? मेटेलिक बॉन्ड। और जो क्रिस्टल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? मेटेलिक क्रिस्टल्स। तो हम इसमें मेटल्स लिख लेते हैं सारे, जैसे सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या बनाते हैं? मेटेलिक क्रिस्टल्स। आयरन, फेरम है लैटिन नेम। अब मेटल्स में, इन मेटल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री हैं। तो फ्री हैं तो क्या बना देंगे? दे फॉर्म इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इलेक्ट्रॉन गैस और इलेक्ट्रॉन सी और इलेक्ट्रॉन पूल। ठीक है, तो एक तरफ सपोज दिस इज न्यूक्लियस और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? आपस में एक ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लेंगे। ठीक है, तो एक किस्म की अट्रैक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगी प्लस और इस माइनस के बीच में, एंड दैट इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। नोट करें, इसको देखें। अब इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं मेटेलिक क्रिस्टल्स की, प्रॉपर्टीज में क्या आएगा?
दे हैव शाइनी सरफेस, जिसे हम कहते हैं लस्टर, चमक होती है उनमें। अगर हम मेटल की सरफेस लें, उसको नाइफ से कट करें, तो जो फ्रेश सरफेस अपीयर होगी वो लस्टर दिखाएगी। क्यों? क्योंकि जब लाइट उसकी सरफेस पे टकराएगी तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे तो एक्साइट होने के बाद वो डी एक्साइटेशन के थ्रू एनर्जी लूज करेंगे, हमें वो मेटल सरफेस क्या दिखाई देगी? शाइनी दिखाई देगी। तो दे हैव शाइनी सरफेस, शाइनी सरफेस है उनकी। इसके अलावा क्या होगा उनमें? इसके अलावा उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। और दे आर कंडक्टर्स, दे आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये जर्नल प्रॉपर्टीज है मेटल की। दे आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वायर्स कैन बी मेड फ्रॉम देम, इनसे वायर्स बनाई जाती हैं, तो इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? दे आर डक्टाइल या दे शो डक्टिलिटी। शीट्स कैन बी मेड, शीट्स भी बनाई जाती हैं। ठीक है, तो शीट्स बनाई जाएंगी तो उन्हें क्या कहा जाएगा? मेलिएबल, दे शो मेलिएबिलिटी। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल्स। ठीक है, मेटेलिक क्रिस्टल्स के बाद हमारे पास जो दूसरी टर्म आती है, वो दूसरी टर्म हमारे पास है आयोनिक क्रिस्टल्स। अब आयोनिक क्रिस्टल से पहले मैं आपको एक हालांकि चैप्टर 4 में हमें पढ़ना है, लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। आयोनिक बॉन्ड क्यों बनता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से, कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से। कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तीसरा है डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड क्यों बनता है? वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, तो आयोनिक क्रिस्टल्स में हमें पता लग रहा है कि यह क्या है? हैविंग आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नेगेटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा? एक किस्म की इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप होगी। तो मींस an electrostatic attraction is created between positive and नेगेटिव आइंस। पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस के बीच में अट्रैक्शन जनरेट होगी और उससे जो बॉन्ड बनेगा वो उस बॉन्ड को क्या कहेंगे? आयोनिक बॉन्ड। और वो जो क्रिस्टल्स होंगे वो क्रिस्टल्स क्या कहलाएंगे? आयोनिक क्रिस्टल्स। एग्जाम्पल में हम देखें तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं NaCl, और NaCl में आपको पता है कि Na के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव, Cl के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, नोट करें इसको। तो आगे चलें हम। अब इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम लिखें तो प्रॉपर्टीज में क्या लिखेंगे हम? प्रॉपर्टीज में हम लिखेंगे कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, दे शो ब्रिटलनेस एंड हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस और ब्रिटलनेस ये शो करेंगे। इसके अलावा क्या शो करेंगे? दे आर कंडक्टर्स। अब ये पॉइंट ध्यान में रखना, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि किसी भी आयोनिक कंपाउंड से डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पास
नहीं होती, सॉलिड स्टेट में पास नहीं होती। या हम उसका सॉल्यूशन बनाएं या हम उसको मेल्ट करें, फ्यूज करें। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन फॉर्म और इन फ्यूज्ड स्टेट। सॉल्यूशन फॉर्म फ्यूज्ड स्टेट को मोल्टन फॉर्म भी कह सकते हैं हम, ठीक है। और क्या है इनमें प्रॉपर्टी है, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ओवरग्रोथ, हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ओवरग्रोथ। ओवरग्रोथ हमने पहले भी पढ़ा था कि एक के ऊपर दूसरा ग्रो कर जाएगा, तो दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ओवरग्रोथ अंटिल इट इज स्टॉप्ड और ब्रोकन, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन से थे, ये हमारे पास थे आयोनिक क्रिस्टल्स। क्लियर हो गई बात। अब नंबर 3 पर जाते हैं। नंबर 3 हमारे पास क्या है, नंबर 3 है हमारे पास कोवलेंट क्रिस्टल्स। कोवलेंट क्रिस्टल में आपको सिंपल पता होगा कि इनमें क्या होगा, दे हैव कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से इसे ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो एज दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, सो large amount of energy is needed to break that bond। जैसा कि एनर्जी बहुत ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब इसके एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाता है, डायमंड आ जाता है, क्या आ जाता है, ग्रेफाइट आ जाता है, क्या आ जाता है, और हमारे पास डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब अगर हम इसकी एग्जांपल में डायमंड को देखें, ये डायमंड और ग्रेफाइट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ी देर पहले नहीं बल्कि प्रीवियस लेक्चर में, कि दीज आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स है। तो इसका मतलब डायमंड भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है, ठीक है। डायमंड इज कार्बन, ग्रेफाइट इज कार्बन। तो डायमंड में क्या होगा कि हर कार्बन, ईच कार्बन is bonded with 4 carbon atoms at 109.28 degree in tetrahedral fashion, ठीक है। हर कार्बन का लिंक कितने कार्बन के साथ होगा, 4 कार्बन के साथ, नोट करें, टेट्राहेड्रल फैशन में। तो हम कह सकते हैं कि हर कार्बन एक्ट करेगा टेट्राहेड्रल का सेंटर। एवरी कार्बन इज अ सेंटर फॉर टेट्राहेड्रल यूनिट। इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स बढ़ गए, ठीक है। बॉन्ड्स बढ़ने की वजह से क्या होगा, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड नेटवर्क स्ट्रक्चर, बॉन्ड ज्यादा आ गए, स्ट्रक्चर नेटवर्क बन गई। तो डायमंड क्या है, डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस, नेचुरली सब्सटेंस, हार्डेस्ट नॉन नेचुरली एग्जिस्टिंग सब्सटेंस है ये, ठीक है। डायमंड समझ में आ गया। अब डायमंड के बाद हमारे पास आता है दूसरी टर्म है ग्रेफाइट, ठीक है। हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, हार्डेस्ट है। कौन सी, नेचुरल नॉन सब्सटेंस में इट इज हार्डेस्ट। यहां देखें कोई भी बॉन्ड फ्री नहीं है। अगर कोई भी बॉन्ड फ्री नहीं है तो इसका मतलब क्या है
कि सारे इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज हो गए। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज हो गए तो क्या होगा, इट इज नॉन कंडक्टर। व्हाई? बिकॉज नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री, इलेक्ट्रॉन कोई फ्री नहीं है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम दूसरी की हेडिंग देते हैं, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या है कि ईच कार्बन इज बॉन्डेड विथ 3 कार्बन्स। हर कार्बन बॉन्डेड है विद 3 कार्बन एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। हर कार्बन कितने कार्बन के साथ बॉन्ड है? 3 के साथ, और एंगल कितना है? 120 डिग्री। और ये क्या बनाता है? लेयर्स ऑफ हेक्सागोन, फॉर्मिंग लेयर्स ऑफ हेक्सागोन। हेक्सागोन की लेयर्स बनाता है ये। ठीक है, जब हेक्सागोन की लेयर बनाएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये हेक्सागोनल आप समझते हैं 6 कोनों वाली, ऐसी बहुत सारी लेयर्स होंगी एक दूसरे से जुड़ी हुई। ठीक है, एक प्लेन में होगी, दूसरी फिर यूं ऐसे। ठीक है, अब देखिए कार्बन के 3 बॉन्ड्स तो बन जाएंगे, लेकिन एक जो बॉन्ड है वो नहीं बन रहा, वो फ्री है। तो वो क्या करेगा, ये लेयर्स आपस में वीक वैन डर वाल फोर्स के थ्रू यूनाइट होंगी। दीज लेयर्स आर लिंक्ड विद वन अनदर थ्रू वीक वैन डर वाल फोर्स। तो वीक वैन डर वाल फोर्स आ जाने की वजह से क्या होता है कि ग्रेफाइट इज सॉफ्ट इन टच। क्यों? क्योंकि जब हम इसको टच करेंगे तो क्या होगा, ये लेयर इस दूसरी लेयर के ऊपर क्या करेगी, स्लाइड करेगी, रोल करेगी, मूव करेगी। और याद रख लो ये उसूल कि जब भी 2 लेयर्स आपस में जुड़ी हुई हों वीक वैन डर वाल फोर्स के थ्रू, तो वो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी और उस स्लाइडनेस की वजह से वो चीज क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, स्लिपरी हो जाएगी, ग्रीसी टच आ जाएगा उसके अंदर। और यही चीज एंटर में चैप्टर 4 में बोरिक एसिड में भी है। ठीक है, तो लेयर सॉफ्ट हैं, लेयर सॉफ्ट नहीं, लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। तो ग्रेफाइट क्या है, इट इज सॉफ्ट ग्रीसी टेक्सचर। क्यों? ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ लेयर्स ओवर वन अनदर। एक दूसरे के ऊपर लेयर्स क्या होंगी, स्लाइड होंगी, जिसकी वजह से ग्रेफाइट क्या है, स्लिपरी टच है। ठीक है, समझ गए बात? कोई इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो इसकी प्रॉपर्टीज में क्या होगा, और ग्रेफाइट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी इन प्लेन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इन द प्लेन ऑफ द रिंग या प्लेन ऑफ द लेयर्स, क्योंकि उसी प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। परपेंडिकुलरली ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो इसमें क्या है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इनका ज्यादा है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनका ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और क्या है, दे हैव लो डेंसिटी, डेंसिटी इनकी लो है। ठीक है, समझ में आ गई बात? आप इसको नोट करें तो फिर हम आगे बढ़ें। अब देखें टाइप ऑफ क्रिस्टल्स में 4th जो टाइप है वो है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे 2 फोर्सेस के थ्रू। एक फोर्स का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरी फोर्स का नाम है वीक वैन डर वाल फोर्स।
हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो किसके दरमियान होता है? जो होता है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान, जैसे H बॉन्ड X, H बॉन्ड X। अब यहां देखें, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, हेलोजन ये X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उसके बीच में जो अट्रैक्शन होगी उस अट्रैक्शन का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये डिटेल में टॉपिक हमारे पास है चैप्टर 4 में, वहां पे हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहां होता है? इट इज फाउंड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। ये प्राइमरी बॉन्ड नहीं है, सेकेंडरी बॉन्ड है, ये चैप्टर 4 में आएगा। दूसरी कौन सी फोर्स होती है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में? वीक वैन डर वाल फोर्स। वीक वैन डर वाल फोर्स क्या है? एटॉमिक न्यूक्लियाई एक मॉलिक्यूल का हो और दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो अब ये जो अट्रैक्शन होगी, इस अट्रैक्शन का नाम क्या कहलाएगा? वीक वैन डर वाल फोर्स, ठीक है। क्योंकि दूर होगा, अट्रैक्शन कम होगी। वैन डर वाल ने इसको स्टडी किया था, तो इस वजह से इसका नाम क्या बन गया? वीक वैन डर वाल फोर्स। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? आइस हो सकती है, I2 हो सकता है, वगैरह वगैरह। प्रॉपर्टीज क्या हैं? दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है क्योंकि सबसे वीक फोर्स है ये। नॉन कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट इनसे पास नहीं होगी, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स द टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है यूनिट सेल। यूनिट सेल, आपने बायोलॉजी में सेल पढ़ा होगा कि बायोलॉजी में सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल। क्रिस्टल का जो बुनियादी यूनिट है स्ट्रक्चरल या फंक्शनल, उसका नाम है यूनिट सेल, उसका नाम है सेल। तो सेम केस, एक क्रिस्टल का वो छोटे से छोटा जर्रा जिसमें वो सारी खूबियां, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों जो किसी क्रिस्टल में मौजूद हैं, तो उसे कहा जाएगा यूनिट सेल। मींस बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल इज नोन एज यूनिट सेल। उसे हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल कहेंगे, ठीक है। यूनिट सेल को हम कह सकते हैं कि इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्रिस्टल। ये क्रिस्टल का क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। इसमें वो सारी खूबियां होंगी जो क्रिस्टल के अंदर मौजूद हों। अगर हम क्रिस्टल को तोड़ेंगे तो तोड़ते तोड़ते जो छोटे चीज पे पहुंचेंगे वो होगा यूनिट सेल। और अगर यूनिट सेल को अरेंज करेंगे 3 डायमेंशनल में, तो अरेंज करते करते जिस बिग साइज पे पहुंचेंगे वो हमारे पास होगा क्रिस्टल, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल, इट इज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्रिस्टल। ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है। अब देखो, यूनिट सेल में एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है, तो याद रखो जहां भी ज्योमेट्रिकल शेप होगी तो उस ज्योमेट्रिकल शेप में साइडें भी होंगी, ठीक है, और उन साइडों के बीच में एंगल भी होगा। कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप होगी तो उसमें साइड्स भी होंगी और एंगल्स भी होंगी। जो लेंथ है उसको जाहिर किया जाता है ABC से, और जो एंगल्स हैं उसे जाहिर किया जाता है अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा और बीटा को कलेक्टिवली कहा जाता है सेल डायमेंशंस या सेल पैरामीटर्स। दे आर कलेक्टिवली नोन एज सेल डायमेंशंस और सेल पैरामीटर्स, ठीक है, समझ गए बात को। और इसी को बेस बना के हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम्स डेवलप होते हैं। उसके बाद है हमारे पास क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। अब देखें, कोई भी क्रिस्टल बना होता है, हमने पढ़ा कि उसमें एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अगर वो एटम, आयन, मॉलिक्यूल हटा के वहां पे हम डॉट लगाएं तो एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बन जाएगी, और उस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट का नाम है क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। द 3 डायमेंशनल अरे ऑफ पॉइंट इन स्पेस इंस्टेड ऑफ एटम्स, ions or molecules
to give 3-dimensional arrangement is known as crystal lattice या space lattice। याद रखें क्रिस्टल लैटिस में, क्रिस्टल लैटिस को हम ये कह सकते हैं कि इट इज द मैप ऑफ द क्रिस्टल। जैसे कोई घर वगैरह बनाते हैं हम तो उसमें नक्शा बनाते हैं, पहले मैप बनाते हैं, उसमें लाइंस लगाते हैं, मार्किंग लगाते हैं कि भाई ये एंट्री गेट है, ये एग्जिट गेट है, ये खिड़कियां हैं, ये रोशनदान है, ठीक है, यहां से वेंटिलेशन होगी। तो सेम केस अगर हम क्रिस्टल के एटम्स के बजाय वहां डॉट लगाएं या पॉइंट लगाएं तो जो अरेंजमेंट बनेगी क्रिस्टल की उसे कहा जाएगा क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, ठीक है। स्पेस लैटिस में हर पॉइंट का एनवायरनमेंट एक जैसा होता है, इस वजह से आप एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सेपरेट वन पॉइंट फ्रॉम अनदर पॉइंट। उसके बाद हमारे पास है क्रिस्टल सिस्टम्स। हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है, किस बेस पर? सेल डायमेंशंस या सेल पैरामीटर्स पर। क्यूबिक सिस्टम है, देखें ए बी सी दे आर इक्वल, अल्फा बीटा गामा दे आर इक्वल एंड दे आर इक्वल टू 90। जब ये पैरामीटर्स हों तो वो कहलाएगा क्यूबिक सिस्टम। उसमें हमारे पास आयरन होता है, कॉपर होता है, गोल्ड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, डायमंड होता है। ये कौन से हैं हमारे पास? ये हैं क्यूबिक सिस्टम। दूसरा है हमारे पास टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम में क्या है? A is equal to B but B they are not equal to C and alpha and beta gamma are equal to 90। एग्जाम्पल में इसका टिन है, टिन ऑक्साइड है, मैंगनीज डाइऑक्साइड है। उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में क्या है? देखें एंगल्स बराबर हैं, साइड्स इक्वल नहीं है, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? आयोडीन आ जाएगा, पोटेशियम सल्फेट आ जाएगा, बेरियम सल्फेट आ जाएगा। मोनोक्लिनिक सिस्टम, इससे सवाल आता रहता है एक सारों में से। एंगल्स देखें, अल्फा और गामा किसके बराबर है? 90। बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। अल्फा बीटा ए बी सी दे आर अनइक्वल। तो एग्जांपल्स है शुगर और बोरेक्स। नेक्स्ट देखें हमारे पास हेक्सागोनल सिस्टम। तो हेक्सागोनल सिस्टम किसे कहते हैं? जब A इज इक्वल टू B हो लेकिन दे आर नॉट इक्वल टू C। अल्फा एंड बीटा आर 90 एंड गामा इज इक्वल टू 120। तो इसे ग्रेफाइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया। रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल का दूसरा नाम कौन सा है? ट्राइगोनल सिस्टम। इसमें देखो क्या है? अल्फा A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। अल्फा बीटा गामा दे आर इक्वल बट दे आर नॉट इक्वल टू 90। तो इसका मतलब क्या है? देयर एंगल इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 120, माना 90 और 120 के बीच में होगा। एग्जाम्पल क्या है? बिस्मिथ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम नाइट्रेट। ट्राइक्लिनिक सिस्टम, ट्राइक्लिनिक सिस्टम में क्या है? A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। तो एग्जाम्पल में हमारे पास ये हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी इसमें एक थोड़ा सा टॉपिक रहता है तो इसको आप नोट करें, तो वो फिर हम थोड़ा सा टॉपिक करें और उसके कुछ MCQs करें। तो देखें नंबर 1 है द टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ द सेम सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। वो कौन सा टेम्परेचर है जहां पे दो क्रिस्टलाइन फॉर्म एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पर होंगी? ट्रांजिशन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वेरिएबल टेम्परेचर, नन ऑफ दीज। हाँ तो बच्चों क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब ये होगा ट्रांजिशन टेम्परेचर, जहां पे दो क्रिस्टलाइन फॉर्म एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होती हैं। अगला सवाल देखें, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस has all the characteristic features of the entire crystal। वो छोटा से छोटा लैटिस का हिस्सा जिसमें क्रिस्टल्स की सारी प्रॉपर्टीज होंगी, तो उसे क्या कहा जाएगा? ऑफ कोर्स उसे कहा जाएगा यूनिट सेल। हमने पढ़ा था कि यूनिट सेल हैज ऑल द प्रॉपर्टीज दैट आर possessed by a crystal। अगला सवाल देखें, the existence of an element in more than one crystalline form is known as।
एक एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी, ठीक है, समझ गए बात? ये 3 MCQs हो गए हैं। अब नेक्स्ट देखें, यहां से कुछ मैंने ओ लेवल और फेड उससे पंजाब से और फेडरल से लिए, ठीक है, इस पे फोकस करें। राइट, CaCO3 एग्जिस्ट इन, अब हमने पढ़ा था कि कैल्शियम कार्बोनेट 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक को कहते हैं हम CaCO3 कैल्साइट, दूसरे को आर्गोनाइट, ठीक है। तो एक कैल्साइट है, दूसरा आर्गोनाइट है, तो इसका जवाब होगा ये। नेक्स्ट हमें पैरामीटर्स गिवन है। आपको पता है कि एंगल्स को और डायमेंशंस को मिला के क्या कहा जाता है? एंगल्स और साइड्स को मिला के कहा जाता है सेल पैरामीटर्स। तो सेल पैरामीटर्स गिवन है, हमारे से पूछा जा रहा है कि ये किसके सेल पैरामीटर्स हैं। तो याद रखें, जब सारी साइड्स अनइक्वल हो, सारे एंगल्स अनइक्वल हो, तो वो ट्राइक्लिनिक होगा, और जब सारे सेम हो तो वो क्यूबिक होगा। नेक्स्ट सवाल देखें, इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स फॉर्मिंग क्रिस्टल्स आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। कौन से क्रिस्टल में जो पार्टिकल्स वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं? तो इफ यू रिमेंबर, वो कौन सा क्रिस्टल था? वो था आयोनिक क्रिस्टल। आयोनिक क्रिस्टल में पार्टिकल्स के बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट सवाल, ये भी फेडरल से लिए हैं मैंने। Ionic solids are characterized by, ionic solids are characterized by low melting point, नहीं, ionic solid का ज्यादा melting point होता है। Solubility in polar solvent, हाँ ये बात सही है। High vapor pressure, नहीं, vapor pressure उनका कम होता है। Good conductor in solid state, solid state में से electricity उनमें से पास नहीं होती, तो correct जवाब होगा ये। Next देखें, the molecules of CO2 in dry ice form the crystal, ये भी पंजाब टेक्स्ट बुक से है। The molecules of CO2 in dry ice from the crystal, कौन सा क्रिस्टल बनाता है? CO2। हमें पता है कि CO2 मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल्स में कौन सा क्रिस्टल होता है? मॉलिक्यूल कौन सा क्रिस्टल बनाते हैं? तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है, नोट कर लिया। आगे सवाल पे चले हम। चलो बच्चों, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर। डायमंड बैड कंडक्टर है, क्यों? इट्स टाइट स्ट्रक्चर, नहीं। इट्स हाई डेंसिटी, नहीं। इट्स ट्रांसपेरेंट टू लाइट, नहीं। प्रेजेंस ऑफ नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री अवेलेबल नहीं है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस। नेक्स्ट सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूडो सॉलिड? सूडो सॉलिड, ठीक है, सूडो का मतलब है फाल्स। अमॉर्फस सॉलिड को हम सूडो सॉलिड भी कहते हैं या सुपर कूल लिक्विड भी कहते हैं, ठीक है। अमॉर्फस सॉलिड्स को हम सुपर कूल लिक्विड्स या सूडो सॉलिड्स, तो कैल्शियम फ्लोराइड, ग्लास, NaCl, ये भी क्रिस्टलाइन है, ये भी क्रिस्टलाइन है, तो दैट इज सूडो सॉलिड। नेक्स्ट देखो, ऑल पॉइंट्स इन अ क्रिस्टल लैटिस, ये पॉइंट हमारे बुक में भी है और पंजाब बुक में भी है। All points in a crystal lattice have different environment. Same environment can be distinguished from one another. तो याद रखो, लैटिस में जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका एनवायरनमेंट सेम होगा। इस वजह से एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। क्लियर है बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? नेक्स्ट सवाल देखो, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक, नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड, यस। वीक वंडर वाल फोर्स, यस। तो इसका जवाब होगा डी। देखें, हमने काफी सारे एमसीक्यूज कर लिए और आप एमसीक्यूज कर रहे हैं तो आप में एक किस्म का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और एंट्री टेस्ट में याद रखें या यही एमसीक्यूज आएंगे या जैसे आएंगे, तो अपना मोरल हाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, तो इन डायमंड ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद, अगर आपको याद हो डायमंड में तो हर कार्बन का कितने कार्बन के साथ बॉन्ड था? 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या डायमंड से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? नहीं। ग्रेफाइट से हाँ होती है। NaCl से हाँ होती है। क्या NaCl से सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? नहीं। याद रखो, जो भी आयोनिक क्रिस्टल्स होते हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास सॉलिड स्टेट से नहीं होती, फ्यूज्ड स्टेट से होती। बड़ा टेक्निकल सवाल था, इसका जवाब होगा ये।
अगर यहां NaCl सॉल्यूशन होता तो हो जाता। नेक्स्ट सवाल, ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कहां? इन द प्लेन ऑफ द लेयर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लेयर, इन ऑल डायरेक्शंस या नन ऑफ दीज। तो ग्रेफाइट में आपको याद होगा कि हेक्सागोनल लेयर्स बनती हैं और उन लेयर्स के बीच में वीक वंडर वाल फोर्स होती है और वहीं से इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इन द प्लेन ऑफ द लेयर्स, ठीक है। और इसी को हमने कहा था कि एनआइसोट्रॉपी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ड्यू टू डैश बिटवीन द लेयर्स ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एज लेयर्स इजीली स्लाइड ओवर वन अनदर। तो लेयर्स के बीच में क्या होता है कि ग्रेफाइट की लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं? बॉन्डिंग, क्लोज पैकिंग या स्पेस। तो याद रखो लेयर्स के बीच में स्पेस होता है जिसकी वजह से वो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं या रोल करती हैं। आप इन एमसीक्यूज को नोट करें ध्यान से। तो इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रहता है, वो हम डिस्कस करके इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। नोट करें इसको एक दफा फिर। तो अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट को हम फ्यूजन भी कह सकते हैं, मेल्टिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग क्या है? वो टेम्परेचर है जहां पे सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? लिक्विड में, ठीक है। सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड इज चेंज्ड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। हम उसे कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पे क्या होगा? जब आप किसी भी चीज को गर्म करते हो तो गर्म करने से क्या होता है? उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं और दूर होते जाते हैं। अब पार्टिकल्स को आपस में एक फोर्स कंबाइन किए रखती है। अब वो फोर्स जैसे ही वैनिश होगी, वो फोर्स जैसे ही टूटेगी तो क्या होगा? स्टेट चेंज हो जाएगी। तो सॉलिड से क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। अब कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है? 3 फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड करता है, इम्प्योरिटी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और प्रेशर। याद रखो इम्प्योरिटी से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। इम्प्योरिटी डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट। अगर कोई प्योर सब्सटेंस है, उस प्योर सब्सटेंस में आपने कोई दूसरी चीज डाली तो दूसरी चीज डालने से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, इम्प्योरिटी से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो इसी को बेस बना के एक मैंने क्वेश्चन यहां लिखा है कि डैश इज अ क्राइटेरिया ऑफ प्योरिटी ऑफ सॉलिड, तो दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। यही सवाल अगर हो डैश इज अ क्राइटेरिया फॉर प्योरिटी ऑफ लिक्विड, तो फिर ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है। समझ में आ गई बात। नंबर 2, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों से डायरेक्ट रिलेशन करता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट टेम्परेचर, नेक्स्ट फैक्टर है प्रेशर। अब प्रेशर 2 तरीकों से अफेक्ट करता है मेल्टिंग पॉइंट को। क्यों? क्योंकि चीजें 2 किस्म की हैं। एक वो जिनको आप हीट करो वो एक्सपैंड हो, दूसरी वो जिनको आप हीट करो वो कॉन्ट्रैक्ट हो। तो याद रखो दुनिया में सारी चीजें हीट करने से एक्सपैंड होती हैं, सिर्फ एक चीज है जो हीट करने से कॉन्ट्रैक्ट होती है, वो है
वाटर की शेप कौन सी, वाटर की फॉर्म कौन सी, आइस। तो इस वजह से प्रेशर का भी अलग अलग इफेक्ट है। वो चीजें जो गर्म करने से फैलती हैं, अगर उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सारी चीजें इसके अंदर आ गई। और वो चीजें जो गर्म करने से सिकुड़ती हैं, अगर उनके ऊपर आप प्रेशर लगाएंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ गए? प्रेशर दो तरीकों से असरअंदाज होता है, एक वो जो चीजें गर्म करने से फैलें, दूसरी वो जो गर्म करने से सिकुड़ें। गर्म करने से कौन सी चीजें फैलती है, दुनिया की हर शय फैलती है। कौन सी चीज सिकुड़ती है, आइस। तो जो फैलेंगी उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जो सिकुड़ेंगी उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक टर्म है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये जो लेटेंट है, इस लेटेंट लफ्ज का मतलब है हिडन, छुपा हुआ। ठीक है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग, तो उसे कहेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हमारे माइंड में सवाल ये आता है कि लेटेंट का मतलब क्या है। लेटेंट का मतलब हमने कहा छुपा हुआ। छुपा हुआ से क्या मुराद है, हिडन से क्या मुराद है? तो याद रखो, जब भी किसी चीज को आप हीट करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने उसको हीट किया है? आप उसका टेम्परेचर ऑब्जर्व करोगे। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इट मीन्स यू आर हीटिंग अ सब्सटेंस। मीन्स इंक्रीज्ड टेम्परेचर इज एन इंडिकेटर दैट यू आर हीटिंग द सब्सटेंस। तो यहां पे हम चीजों को गर्म भी करते हैं लेकिन उनका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, तो इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया, लेटेंट, हिडन। मीन्स ये हीट टेम्परेचर बढ़ाने में यूज नहीं होती, छुप जाती है। तो ये कहाँ जाती है, याद रखें, जब भी स्टेट चेंज हो रही होगी तो आप जो भी टेम्परेचर दोगे, जो भी हीट दोगे, वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज नहीं होगा। वो कहाँ इस्तेमाल होगा, वो बॉन्डिंग को ब्रेक करने में, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने में। और ये कहाँ होगा, जहां पर भी स्टेट चेंज हो रही हो। सेम केस अगर लिक्विड से गैस में जा रहा है, तो जब भी लिक्विड से गैस बन गया, अब आप जितना भी टेम्परेचर दोगे वो हीट टेम्परेचर बढ़ने में यूज नहीं होगी। तो वहां पर कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो दोनों में रीजन क्या है कि एनर्जी इज यूज्ड अप बाय मॉलिक्यूल्स टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल होती है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। तो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर नंबर 2, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब उसके ऊपर हमने कुछ एमसीक्यूज लिखे हैं। जैसे पहला है मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन। मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे, इंप्योरिटी पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। ऑल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डैश इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। मैंने कहा था दुनिया की हर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ाने से इंक्रीज होता है। जैसे NaCl, Al2O3, आइस, तो इसका भी इंक्रीज होगा, इसका भी इंक्रीज होगा, तो जवाब होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्योर NaCl मेल्ट्स एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ CaCl2 इज एडेड इट विल मेल्ट एट, अब देखो प्योर 800, इसमें हमने कैल्शियम क्लोराइड ऐड किया। कैल्शियम क्लोराइड क्या हो गया, इंप्योरिटी हो गई। तो इंप्योरिटी क्या करती है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करती है। तो आप ऑप्शन देखेंगे, ये बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है, ये कम है, तो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। When solution of NaNO3 is mixed with dash it forms mixed crystals। ये किसके साथ मिक्स करेंगे, तो ये मिक्स्ड क्रिस्टल्स बनाएगा। ऑप्शन ए में MgO, ऑप्शन बी में NaF, ऑप्शन सी में CaCO3 और ऑप्शन डी में A एंड B। तो बताएं क्या होगा। तो याद रखें, मिक्स्ड क्रिस्टल्स उसके बनेंगे जिनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक जैसी होगी, जो आइसोमॉर्फस होंगे। तो कैल्शियम क्लोराइड इज आइसोमॉर्फस, तो इसका जवाब होगा ये। नोट करें इसको, अगले सवालों की तरफ चलें। डैश इज मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब है कि उससे शीट्स बनाई जाएं, ठीक है, कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स।
तो शीट्स किससे बनाई जाती हैं? शीट्स बनाई जाती हैं मेटल से। तो ऑप्शन में देखो मेटल क्या है? आयरन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स ऑन द बेसिस ऑफ, क्रिस्टल्स की 4 टाइप्स हैं, किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्डिंग और नेचर ऑफ फोर्सेस। तो इसका जवाब होगा ये डी। नेक्स्ट देखो, डैश आर द एग्जांपल्स ऑफ कोवलेंट क्रिस्टल्स। कौन से कोवलेंट क्रिस्टल्स के एग्जांपल्स हैं? हाँ भाई, सिलिका भी कोवलेंट, कार्बोरेंडम भी कोवलेंट, डायमंड भी कोवलेंट। तो हमारा जवाब होगा ऑल। नेक्स्ट सवाल देखो, आयोनिक क्रिस्टल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, गलत है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड स्टेट, सही। ऑर्बिटल एंड हार्ड, यस। तो जवाब होगा डी। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर नंबर 2। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। तो आप ये एमसीक्यूज भी हमने इससे रिलेटेड, और इसमें कम से कम 30 के करीब हमने एमसीक्यूज किए हैं। इसके अलावा आपको मैंने शीट्स प्रोवाइड कर रखी हैं, और हर शीट में कम से कम 40 to 50 क्वेश्चंस होंगे, किसी में इससे भी ज़्यादा हैं। तो आई हैव प्रोवाइडेड यू लॉट ऑफ मटेरियल फॉर योर प्रैक्टिस। आप उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं हम न्यू चैप्टर से, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।